इस वीडियो में हम लोग जूट इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इंडिया में क्या कंडीशन है जूट इंडस्ट्री की, पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जूट नोन एज पट्टा, पट्टा मिडाइवल पीरियड में और एंशिएंट पीरियड में जूट को पट्टा कहा जाता था। यानी ये बात है 800 BC के आसपास, ठीक है। उस समय कहीं एविडेंस मिलता है कि जूट को पट्टा के नाम से जाना जाता था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से। प्रेजेंटली जो है जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गोल्डन कलर का होता है। इट इज अ खरीफ क्रॉप, कॉटन भी खरीफ क्रॉप है, जूट भी खरीफ क्रॉप है। ग्रोन इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन रेन फेड एरियाज। किस प्रकार का क्लाइमेट मोस्ट सुटेबल है जूट के एग्रीकल्चर के लिए? ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो कि हमारे कोस्टल एरिया, इस तरफ अगर आप देखें पश्चिम बंगाल में, वही कंडीशन बांग्लादेश में सुटेबल है, असम में है, ठीक है, उड़ीसा में है। तो इस प्रकार का ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, और ये रेन फेड क्रॉप है, माने इसको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, लगभग 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल यदि हो जाए तो इसके लिए पर्याप्त है। इसके अलावा जूट की खेती करने का एक बड़ा अच्छा फायदा ये भी है कि इसको बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की बिल्कुल भी जरूरत, बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। जूट जो है नेटिव टू मेडिटेरेनियन रीजन, माने जूट की पहली बार जो पैदावार या उपज जो भी हुई वो जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई, वहीं से फिर ये बाकी दुनिया में फैली। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज नेक्स्ट टू कॉटन। पूरी दुनिया में यदि देखें और अगर इंडिया में भी देखें तो कॉटन के बाद दूसरा महत्वपूर्ण यदि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल, उसके बाद जूट टेक्सटाइल, ठीक है। फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया वाज ओपनड एट रिसरा 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम कैलकाटा इन 1855 बाय जॉर्ज एक्लैंड। तो पहला जूट मिल भारत में कॉटन मिल खुलने के ठीक एक साल बाद, कॉटन मिल, पहली कॉटन मिल 1854 में खुली थी, सक्सेसफुल मिल। तो ये वो भी जो है बॉम्बे में खुली थी, वो ये कैलकाटा में खुली, ठीक है। तो रिसरा जो कि कलकत्ता से 20 किलोमीटर दूर है, वहां पर भारत की पहली जूट मिल जो है खुली थी 1855 में, और उसको खोलने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यक्ति थे, जॉर्ज एक्लैंड। वर्तमान में भारत में 60 मिल्स हैं जूट टेक्सटाइल से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये पर ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है मैप, जो ईस्ट इंडिया माने हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, यहीं पर हमारे मिल्स जो हैं, क्योंकि यहीं पर जूट का कल्टीवेशन होता है, तो यहीं पर ज्यादातर जूट टेक्सटाइल के मिल्स लोकेटेड हैं। और अगर सबसे ज्यादा मिल्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट की पैदावार होती है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जूट इंडस्ट्रीज हैं, वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा जो है जूट टेक्सटाइल मिल्स भी हैं। नंबर ऑफ जूट फार्मर्स 40 लाख के आसपास भारत में जूट की कृषि करने वाले फार्मर्स हैं, जो कि यही 5-6 राज्य जो ईस्ट में आते हैं वहीं पर लोकेटेड हैं। जो जूट टेक्सटाइल है, जो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, प्रोवाइड्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू 4 लाख पीपल। 4 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ये जो इंडस्ट्री है जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये लेबर इंटेंसिव है, इसमें काफी मानव श्रम लगता है, क्योंकि जूट जो है एक चारे के रूप में उगती है, उसको काटना, उसको सुखाना, उसको धुलना, उसको कलर करना, ठीक है, फिर उसकी स्पिनिंग करना, उसकी थ्रेडिंग करना, ये तमाम लंबी चौड़ी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है। तो ये हायर लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है। इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जूट एंड जूट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर। पूरी दुनिया में जूट के प्रोडक्शन में भी भारत एक नंबर है, और जूट से बनने वाले प्रोडक्ट के मामले में। अच्छा, जूट को हिंदी में पटसन कहते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा जो बोरे बनते हैं, बोरा जानते हैं ना हम, जिसमें फूड ग्रेन्स वगैरह, हम लोग अनाज वगैरह बाजार में आते हैं, तो एक तो व्हाइट कलर की वो होती है, सिंथेटिक फाइबर होता है। बोरा आता है जिसमें बीड़ी, शक्कर, ऐसी कुछ चीजें भरी जाती हैं, ठीक है, गोल्डन कलर का होता है, वो है पटसन, ठीक है। तो पटसन जो है among most of the fibers, जूट इज द मोस्ट लेंथीएस्ट फाइबर, माने जो जूट के जो रेशे होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं, ठीक है। चलिए, तो इंडिया का हो गया। अब हम देखते हैं भारत में जूट के लिए सरकार एमएसपी तय करती है। तो एमएसपी का जो फाइनल डिसीजन होता है वो लेती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक
अफेयर्स, उसको इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। लेकिन जूट के मामले में जूट कमीशन ऑफ इंडिया से भी सलाह ली जाती है MSP डिक्लेयर करने में, ठीक है। तो जूट का MSP तय करने में जूट कमीशन ऑफ इंडिया प्लस CACP जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है। जूट प्रोक्यूरमेंट एट MSP बाय JCI, सरकार ने जो MSP तय किया जूट के लिए उस कीमत पर जूट बाजार में बिकेगी, और अगर बाजार में किसान नहीं बेचना चाहते या बाजार में कम कीमत मिल रही है तो MSP की कीमत पर कौन सी सरकारी एजेंसी जूट खरीदेगी? वो सरकारी एजेंसी है जूट कमीशन ऑफ इंडिया। जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपल्सरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज, ब्रैकेट में JPM एक्ट 1987, ठीक है। तो जूट पैकेजिंग मैनेजमेंट एक्ट, शॉर्ट में इसको JPM एक्ट कहते हैं, ये 1987 में आया। इस एक्ट ने यह प्रावधान किया कि कुछ महत्वपूर्ण कमोडिटीज की जो पैकिंग होती है वो केवल जूट से बने हुए पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि बोरा आदि में ही किया जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण जितने भी फूड ग्रेन्स हैं जो सरकार खरीदती है वो सारे फूड ग्रेन्स 100% फूड ग्रेन्स जूट से बने बोरों में ही पैक किए जाएंगे। ऐसा जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इसके अलावा शुगर केन के 20% प्रोडक्शन जो भारत में होता है उसमें से 20% को जूट से बने हुए बोरों में ही पैक किया जाएगा। ऐसा प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। इसलिए लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ जूट प्रोडक्ट्स, जूट से बनने वाले प्रोडक्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है वो है जूट से बनने वाले बोरे, ठीक है। कई बार वो बोरा को हम लोग बरसात के दिनों में पानी सोखने के लिए यूज करते हैं ना, घरों में डाल देते हैं, पैर पोंछते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजें। तो जो भारत में जूट प्रोडक्ट माने बोरे का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, FCI, ठीक है। तो जितने बोरे बनते हैं जूट से उसका 40% बोरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदती है, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड ग्रेन प्रोक्यूरमेंट एजेंसी है। यानी भारत के किसानों का अनाज, दाल चावल गेहूं ये सब FCI खरीदती है और उसको इस जूट से बने बोरों में पैक करती है। ऐसा करने से भारत में जूट की डिमांड बढ़ती है, ठीक है। वर्ल्ड्स लीडिंग जूट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर, दुनिया में जूट टेक्सटाइल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर में नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 चाइना और नंबर 4 थाईलैंड। अब यदि हम भारत में देखें जूट टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, भारत में जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है? वेस्ट बंगाल अकेले 50% से ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल करता है, दूसरा आंध्र प्रदेश लगभग 20% और तीसरा बिहार लगभग 18%। तो ये 3 बड़े राज्य हैं जूट टेक्सटाइल के मामले में। अब अगला एक प्रश्न बन सकता है, भाई वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में पर्टिकुलरली कोलकाता इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट टेक्सटाइल, क्या कारण है कि वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में भी कलकत्ता जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट टेक्सटाइल का? उसके पीछे कारण दीजिए। पहला कारण सॉइल, पूरे कलकत्ता रीजन में और वेस्ट बंगाल में जहां कहीं भी होती है तो वहां पर एलुवियल सॉइल की अवेलेबिलिटी है गंगा डेल्टा के आसपास, और जो जूट के लिए बेस्ट सॉइल जो होता है वो यही होता है एलुवियल सॉइल, ठीक है। दूसरी, अब जब एलुवियल सॉइल वहां पर अवेलेबिलिटी है तो अच्छी खासी मात्रा में वहां पर जो है जूट की पैदावार होती है, तो ऑब्वियसली सी सेकंड पॉइंट जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ जूट। तो वहां पर जूट की पैदावार अच्छी है तो अवेलेबिलिटी है, अब जब अवेलेबिलिटी है वहां पर तो इंडस्ट्री वहां पर डेवलप किए जा सकते हैं। तीसरी बात अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, यानी कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र में जहां पर ये इंडस्ट्रीज लोकेटेड है वहां पर अनइंटरप्टेड पावर की अवेलेबिलिटी है, खास करके पावर सप्लाई वहां रानीगंज और झरिया कोलफील्ड से यहां पर पावर की सप्लाई जो है वो की जाती है। चौथे नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, हुगली नदी के आसपास ही कलकत्ता में सारे जूट इंडस्ट्री डेवलप है, क्योंकि जूट के काम में, जूट इंडस्ट्री में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जूट को धोना फिर उसको कलरिंग करना तो तमाम लंबी चौड़ी प्रक्रिया इसमें होती है, तो पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और वो पानी की सप्लाई हुगली रिवर से हो जाती है, तो देयर इज नो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, कलकत्ता एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है जहां पर भारत के कई राज्यों से जाकर के लोग रहते हैं और वहां पर सस्ता श्रम काफी अच्छी कीमत पर काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। छठवीं नंबर, किसी भी इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटी माने कैपिटल चाहिए होता है, और कलकत्ता में वेल डेवलप्ड बैंकिंग और इंश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही बात यह है कि ट्रेडिशनली
ग्रोन, परंपरागत रूप से कलकत्ता में जूट की खेती बहुत लंबे समय से होते आई है। ये 7 फैक्टर हम लिख देंगे और 10 नंबर का या 5 नंबर का प्रश्न होगा तो 3.5 4 नंबर तो मिल ही जाएगा। 5 नंबर कभी नहीं देता यूपीएससी, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी लिखाओ। तो 5, अब आप कहोगे सर सब तो लिख दिए, 5 में से 5 क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो देती ही नहीं है यूपीएससी, उसका फंडा है, ठीक है। चलो हमें 5 से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें तो फर्स्ट रैंक या टॉप 10 में आ जाए, टॉप 100 में आ जाए तो भी बहुत है, ठीक है। और इसके पहले मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि यूपीएससी के मेंस में जितने नंबर का पेपर होता है आप 50% नंबर अचीव कर लीजिए, ठीक है, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और 51 52 हो गया तो आप टॉप 100 में हो जाएंगे, 53 54 हो गया तो आप टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो 50% इज अ सेफ बाउंड्री। तो अगर 5 में से 2.5 नंबर भी आपको मिलते हैं, मैंने तो यहाँ 3.5 नंबर बोला है, तो भी अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम्स अब देखते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है भारत में। पहली प्रॉब्लम है पार्टीशन। जब भारत देश का विभाजन हुआ तो 80% जूट पैदा करने वाला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को चला गया। उस समय ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में चला गया। 80% कॉटन जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इसीलिए आज बांग्लादेश भारत को अच्छा टक्कर देता है जूट और जूट टेक्सटाइल के मामले में, और भारत के बाद दूसरे नंबर पे वही है। एक समस्या तो ये हुई। अब जब 80% कॉटन ग्रोइंग एरिया जूट ग्रोइंग एरिया ईस्ट पाकिस्तान या आज के बांग्लादेश में चला गया तो जूट की स्कैरसिटी हो गई, भारत में जूट की कमी हो गई, ठीक है। इसके कारण इंडस्ट्री जितनी तेजी से पनप सकता था उसमें थोड़ी रुकावट आई। दूसरी, ओल्ड एज प्रोडक्ट्स एंड मशीनरीज। भारत में आज भी जूट से वही गिने चुने 3-4 आइटम बनाए जाते हैं जो पहले बाबा आदम के जमाने में बनाए जाते थे, जैसे कुछ बैठने वाली चीजें, बोरा, पैकेजिंग मटेरियल, कुछ इसी प्रकार की गिनी चुनी चीज उसमें बनाई जा रही है। प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया जा रहा है कि पटसन पे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देखा जाए कि इससे और कौन सी नई चीजें बन सकती है जो फैशन में आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कुछ ट्रेंड यहां पर हमें तलाशना पड़ेगा। इसके अलावा ओल्ड एज मशीनरीज, बहुत पुरानी मशीनरीज हैं, उनकी एफिशिएंसी बहुत कम है, बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और बहुत स्लो वर्क करते हैं, तो इसमें जो है इनपुट ज्यादा लगता है, आउटपुट कम मिलता है, ठीक है। तो ये ओल्ड एज मशीनरीज को भी हमें न्यू मशीनरीज से रिप्लेस करना पड़ेगा। तीसरी बात, कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर। अब आजकल वो जो सुतली बाजार में मिलता है रस्सी के रूप में और उससे बनने वाले बोरा, तो उसकी जगह सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं जो कि उससे ज्यादा सस्ते और मजबूत होते हैं। तो लोग नायलॉन की बनी हुई रस्सी, नायलॉन से बनने वाले बोरे, नायलॉन से बनने वाले और डिफरेंट प्रकार के प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ जो है जूट से बनने वाले प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर के साथ कंपटीशन है। इसमें हमें जूट के सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, उसको पॉपुलराइज करना पड़ेगा। चौथी बात, क्लोज कंपटीशन विद बांग्लादेश एंड चाइना। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो बांग्लादेश और चाइना है, ठीक है। इन कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए हमें अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, उसमें काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हमें अपने टेक्सटाइल सेक्टर को, जूट टेक्सटाइल सेक्टर को काफी कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा बांग्लादेश और चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। अगली बात है, मैक्सिमम जूट प्रोडक्ट इज बॉट बाय गवर्नमेंट। यह भी एक समस्या है कि आम आदमी जूट से बने हुए प्रोडक्ट को बहुत कम खरीदते हैं। जूट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा खरीदार जो है वो खुद सरकार है। सरकार और सरकार की विभिन्न एजेंसियां जैसे एफसीआई हो गई, ठीक है, और भी शुगर केन के सेक्टर में काम करने वाली इंडस्ट्रीज हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गए, ठीक है। ऐसे भी भारत सरकार को जहां जहां मिनिस्ट्री ऑफ या आपका एमएसएमई हो गया, तो जहां कहीं भी भारत सरकार को पैकेजिंग की काम पड़ती है वहां पर वो जूट को प्रेफर करते हैं। अगला है लैक ऑफ प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। वही मैंने आपसे बताया कि बदलते फैशन के हिसाब से, बदलते ट्रेंड के हिसाब से हमें जूट को में जो उसके प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उससे नए नए हमें हैंडबैग, पर्स और डेकोरेटिव आइटम, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हमें उससे बना करके और प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन हम कर सकते हैं। जूट की एक अच्छी बात यह भी है कि जूट के साथ आप किसी दूसरे नेचुरल फाइबर को भी मिला सकते हैं। माने जूट को कॉटन के साथ मिला करके, जूट को सिल्क के साथ मिला करके, तो ये एक अच्छी पॉसिबिलिटी हमें जूट प्रोवाइड करता है
कि अगर हम जूट अकेले से कोई प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन ना कर पाए तो हम उसको कॉटन, सिल्क, वूल इत्यादि के साथ मिलाकर के नए प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हम कर सकते हैं। ठीक है, उससे हम गारमेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि अकेले जूट से तो गारमेंट नहीं बन सकते। ठीक है, तो जूट के साथ ये सारी चीजों को मिलाकर के गारमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, पैरासूट बना सकते हैं, और भी बहुत सारे सेक्टर में विभिन्न प्रकार के जो गारमेंट टाइप की जरूरत पड़ती है, कर्टेन्स बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन उस पर हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन की अभी कमी है। लैक ऑफ प्रमोशन एंड मार्केटिंग, भारत सरकार भी बहुत ज्यादा, या राज्य सरकारें जहां पर ये टेक्सटाइल डेवलपमेंट है वहां उनका बहुत ज्यादा प्रमोशन या उनकी मार्केटिंग नहीं की जाती, जिससे लोगों को जानकारी ही नहीं हो पाती कि ये जो चीज है ये क्या है और उसके क्या मल्टीपल यूजेस हैं। 8वें नंबर पे शॉर्टेज ऑफ रॉ जूट। ठीक है, तो पाकिस्तान में इतना आइटम चले जाने के बाद, जो कि बांग्लादेश बन गया है, कच्चे जूट की हमारे यहाँ जो है कमी होने लगी है। ठीक है, तो इसमें भी हमें जो है इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। 9वें नंबर पे कुछ लेबर इश्यूज, क्योंकि हम लेबर इंटेंसिव है ये पूरा, तो लेबर इश्यूज, उनकी कुछ हड़तालें वगैरह, स्ट्राइक वगैरह, उनकी कुछ डिमांड्स होते हैं तो इन सब कारणों से भी जो टेक्सटाइल, हमारा जूट टेक्सटाइल है वो प्रभावित होता है। 10वीं नंबर पे लैक ऑफ अवेयरनेस, आम जनता के बीच में जूट और उसके उपयोग को लेकर के काफी कम जानकारी है, तो इसको डिफरेंट एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार को प्रमोट करना पड़ेगा कि जूट क्या है और उसकी क्या यूटिलिटीज हैं। और 11वां लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां या सरकार खुद अगर जूट को स्पॉन्सर करे, उसको प्रमोट करे, तो भी इस इंडस्ट्री में थोड़ी सी तेजी आ सकती है। तो ये 11 समस्याएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जूट की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, जूट या पटसन की क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषता है। पहली बात, ये इंसुलेटिंग होता है, इसमें करंट नहीं लगता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी जगह है, बोरे में सामान भरा हुआ है और वहां पर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए, ठीक है, तो ये इनमें फायर वगैरह पकड़ने की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा ये थर्मल रेजिस्टेंट होता है, लंबे समय तक अगर धूप वगैरह में भी रहे तो ये इसकी स्ट्रेंथ में कमी नहीं आती। ठीक है, ये खुद इतना गर्म नहीं होता कि आप उठाकर के बोरे को ले जा ना सको। तो ऐसे तमाम अच्छी खूबियां, इंसुलेटिंग है, थर्मल रेजिस्टेंट है, लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, हल्का होता है और काफी ताकतवर होता है। स्किन एंड इको फ्रेंडली, अगर हमारे स्किन वगैरह के टच में आ जाए तो कोई इरिटेशन, किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई खुजली समस्या, इस टाइप से कोई दिक्कत नहीं होती। इको फ्रेंडली है ये, यानी अगर ये बोरा हो रहा, अगर या जो भी जूट का प्रोडक्ट है, अगर आप उसको फेंक दें तो ये बायोलॉजिकली ढंग से अपने आप डिग्रेड हो जाता है, यानी एनवायरमेंट पॉल्यूशन का कारण नहीं बनता। तो अगली बात उसमें लिखा हुआ है बायोडिग्रेडेबल, माने स्वतः उसमें कुछ कीड़े लग जाएंगे, बैक्टीरिया वायरस लग जाएंगे और उसको खा करके नष्ट कर देंगे। प्लास्टिक या जो सिंथेटिक फाइबर जैसा नहीं है कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है वो, ठीक है, स्किन फ्रेंडली नहीं है वो। तो ऐसे तमाम नुकसान है सिंथेटिक फाइबर के तुलना में, सिंथेटिक फाइबर में, और उसकी तुलना में जूट में ये सारे फायदे हमें यहाँ पर मिलते हैं। 6वीं बात, चीप एंड सस्टेनेबल, सस्ता भी है, लंबे समय तक चलता है। ठीक है, तो ये तमाम अच्छे फायदे जूट के हैं। इन सारे फायदों को लोगों को गिना करके हमें जूट को प्रमोट करने की जरूरत है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। पहला कदम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, यानी जूट को प्रमोट करने के लिए कुछ सरकार ने संस्थाएं स्थापित कर रखी है। पहला, जूट काउंसिल ऑफ इंडिया। जूट काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, सीएसीपी के साथ मिलकर जूट का एमएसपी तय करती है और फिर किसानों से जूट की खरीद करती है। ठीक है, इसके अलावा जूट सेक्टर में इनोवेशन वगैरह का काम भी जेसीआई द्वारा किया जाता है। दूसरे नंबर पर नेशनल जूट बोर्ड, ये इंडिया में जूट सेक्टर के लिए नई नई पॉलिसी, नए नए स्कीम, नए नए इनिशिएटिव्स लेकर के आती है, यानी ओवरऑल जूट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए नेशनल जूट बोर्ड एपेक्स बॉडी है। ठीक है, अगला है इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, IJIRA, कलकत्ता में लोकेटेड है, जो कि जूट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाली सबसे बड़ी बॉडी है। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स भारत ने सेट कर रखे हैं जिसके माध्यम से जूट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसका एमएसपी तय करना, उसका प्रोक्यूरमेंट करना, उसके लिए पॉलिसीज बनाना और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये तमाम बॉडीज ये काम करती हैं। ठीक है, और ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की है ही। ठीक है, दूसरे नंबर पे इंसेंटिव स्कीम फॉर एक्विजिशन ऑफ प्लांट्स एंड मशीनरीज, ईसापम,
ये एक स्कीम लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से मशीनरी वगैरह खरीदने में सरकार कुछ इंसेंटिव देती है। ठीक है, तीसरी बात है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट। हमारा क्लोज कॉम्पिटिटर बांग्लादेश और चाइना है, और यदि भारत में बांग्लादेश और चाइना से बने हुए जूट प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जाता है तो उस इंपोर्ट को कम करने के लिए भारत सरकार उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिससे चीन और बांग्लादेश के बने प्रोडक्ट, पटसन के बने प्रोडक्ट, जूट के बने प्रोडक्ट इंडिया में महंगे हो जाते हैं और लोग इंडियन जूट से बने हुए प्रोडक्ट को ही प्रेफर करते हैं। फिर है चौथे नंबर पे जूट टेक्नोलॉजी मिशन 2006। जूट टेक्नोलॉजी मिशन 2006 जो लाया गया था उसमें जूट की जो ओल्ड एज मशीनरीज थी टेक्सटाइल से जुड़े हुए, उनमें अपग्रेडेशन करना, जूट सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, जूट सेक्टर में मार्केटिंग करना, ये तमाम लक्ष्य इस मिशन में रखा गया था। कुल मिलाकर लक्ष्य ये था कि जूट सेक्टर को प्रमोट करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। पांचवी बात भुवन जंप। भुवन जंप एक सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है जिसके माध्यम से जूट फसलों का असेसमेंट किया जाता है कि जूट की जो फसल है उनको कहीं कोई बीमारी वगैरह तो नहीं हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और इस सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया है इसरो और जेसीआई ने मिलकर। ठीक है, अगली बात जेपीएम एक्ट 1987। ये एक्ट क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं। भारत सरकार ने तय किया है कि कुछ जो पैकेजिंग की जाती है भारत में, उनमें से कुछ चीजों की पैकेजिंग कंपल्सरी रूप से जूट से बने प्रोडक्ट के माध्यम से किया जाएगा। फिर सातवें नंबर पर जूट केयर। ये क्या है? ये एक सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग इनकम ऑफ जूट फार्मर्स। ये एक स्कीम है जिसके माध्यम से जूट फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए इस पर काम किया जाता है। जूट स्मार्ट, ये जूट प्रोक्यूरमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें किसान इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपना जूट वगैरह एमएसपी की कीमत पर बेच सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारे स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम भारत सरकार ने तय किए हैं। अनेक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाए हैं जिसमें जूट को भी शामिल किया गया है। 10वें नंबर में वेरियस वेलफेयर स्कीम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। केंद्र और राज्य सरकार के लोग ने भी जो जूट सेक्टर में काम करने वाले किसान हैं उनके लिए अनेक वेलफेयर स्कीम्स चलाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, फिर जूट के लिए भी फसल बीमा योजना, ऐसे तमाम योजनाएं। ठीक है, चलिए अगली बात हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जूट प्रोडक्ट्स आफ्टर बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत सरकार ने बैन किया 2018 में। उसके बाद लगातार भारत सरकार ऐसी कोशिश कर रही है कि लोग जो पॉलीथीन मांगते थे उसकी जगह पर जूट से बने हुए हल्के कैरी बैग, हल्के बैग, इसके अलावा महिलाओं के लिए जो पर्स वगैरह होता है उस सबको अब बनाने की कोशिश जूट के माध्यम से की जा रही है। तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी अब तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावा जूट मार्ट एंड जूट फेयर्स, मैंने समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जूट की और जूट से बने हुए प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी करती है, उसके फेयर करती है, ठीक है, मेले वगैरह लगाती है। तो इस प्रकार से तमाम इनिशिएटिव्स भारत सरकार जूट सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए ले रही है। इसी के साथ हमारा ये जूट सेक्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके अलावा जूट क्या है, इसके पैदावार की क्या कंडीशन है, कितना टेम्परेचर, कितना रेनफॉल, ये तमाम चीजें हम इसके पहले जो है वो जब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे थे तो वहां हमने कर लिया है। तो यदि जूट रिलेटेड कोई और डाउट अगर आपके मन में आए तो थोड़ा सा आप पिछले वीडियोस देख करके जूट, उसके ग्रोइंग कंडीशन और तमाम चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे सिल्क एंड सिल्क इंडस्ट्रीज। थैंक यू।